ठीक है, आगे देखिए जो ऋग्वेदिक पीरियड है, यानी ऋग्वेद, आप लोग को आवाज पहुंच रहा होगा, एक बार कंफर्म कर दीजिए। यस सर। ओके यस सर, पहुंच रहा है। ओके ओके, थैंक यू। तो देखिएगा क्या है ऋग्वेद में क्या है, इसमें देखिएगा मेनली क्या है, स्तुति पाठ किया था, प्रार्थना किए थे भगवान के। बताइएगा जो वेदों को लिखा गया है ऋषि द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ऋषि द्वारा इसकी क्या है रचना की गई, इसको बना लिखा गया है, यानी रीड किया गया है, ठीक है। और इसको किसके लिए लिखा गया है, देवता के लिए लिखा गया है, गॉड के लिए लिखा गया है, ठीक है। तो ऋषि द्वारा लिखा गया, और किसके लिए लिखा गया, भगवान के लिए लिखा गया, ईश्वर के लिए लिखा गया। तो ऋग्वेद क्या है, पूरी तरह से क्या है, इस भगवान का स्तुति पाठ करने के लिए लिखा गया, भगवान का प्रार्थना करने के लिए था। और प्रार्थना क्या था, सामूहिक भी होता था और व्यक्तिगत भी हो सकता था, ठीक है। जो सामवेद है ये पूरी तरह से क्या संगीत पर निर्भर है। तो भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत जो ग्रंथ है उनको सामवेद कहा जाता है, ठीक है। तो सामवेद में क्या है, संगीत है। उसके बाद जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद देखिए, यजुर मतलब क्या होता है, यज्ञ होता है। यजुर्वेद में क्या है, यज्ञ का कर्मकांड है कि किस प्रकार से यज्ञ को संपन्न किया जाए, अलग अलग यज्ञ किस प्रकार से करवाया जाए, तो इसी के बारे में क्या है यजुर्वेद में बात की गई है। और लास्ट है उसको कहते हैं अथर्ववेद कहा जाता है। जो अथर्व का मतलब होता है कि उसमें विविध प्रकार के बातों को उसमें रखा गया है, ठीक। अथर्व ऋषि द्वारा इसको लिखा गया है। इसमें देखिए क्या है कि अथर्ववेद में जादू टोना, विज्ञान, सोसाइटी, एग्रीकल्चर, इन सारी चीजों के बारे में उसमें बताया गया था, ठीक है। अब देखिए जो ये जो वेद है ना, वेदों को स्तुति पाठ करने के लिए या उसको पाठ करने के अलग अलग पुरोहित होते थे। देखिए आजकल क्या है, केवल एक ही पुरोहित होते हैं, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। पहले क्या था, पुरोहित बहुत प्रकार अलग अलग होते थे, ठीक है। तो पुरोहित देखिएगा जो ऋग्वेद के जो पुरोहित होते थे उसको क्या होता या होतृ कहा जाता था। जो ऋग्वेद के जो पुरोहित थे उसको क्या कहा जाता था, होतु या होता कहा जाता था, उसके जो पुरोहित होते थे, ठीक है। तो पुरोहित मतलब देखिए, पुरोहित का मतलब होता है उस समय के हिसाब से जो उसका पाठ कर पाए। देखिए उस समय तो क्या है, जन्म के आधार पर नहीं था, तो जो भी व्यक्ति क्या है वेदों का पाठ कर सकते उसको ही पुरोहित माना जाता था, ठीक है। तो ऋग्वेद के जो पुरोहित था उसको होता या होतु कहा जाता है। ये क्या पाठ करते थे, होतु या होता क्या पाठ करते थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जो सामवेद है, सामवेद के जो पुरोहित होता था उसको उद्गाता कहा जाता था, ठीक है, उद्गाता कहा जाता है। जो यजुर्वेद है इसके जो पुरोहित थे, पुरोहित मतलब उसका जो पाठ करने वाला। देखिए आजकल भी क्या होता है, जो पूजा पाठ या शादी ब्याह का जो पाठ करते हैं उन्हीं को क्या है पुरोहित कहा जाता है। देखिए ब्राह्मण अलग होता है और पुरोहित अलग होता है, सभी ब्राह्मण पुरोहित नहीं है। लेकिन क्या है अभी समाज में क्या होता है, लगभग सभी ब्राह्मण क्या होता है पुरोहित बनते हैं, ब्राह्मण से ही बनते हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण पुरोहित नहीं होते, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद को गाने वाले क्या है, अर्धवायु। सर आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा कट के आ रही है, अब सही जा रहा है? नहीं सर। अच्छा जी सर, अभी हेलो, प्रॉपर वॉइस प्रॉपर प्रॉपर नहीं आ पा रहा है? प्रॉपर आ रही है, प्रॉपर आ रही है सर। ओके ओके। तो देखिएगा जो यजुर्वेद है इसी को जो गाने वाले जो पुरोहित होते हैं उसको कहते हैं अर्धवायु पुरोहित कहते हैं। उसको क्या कहता है, अर्धवायु, अर्धवायु कहा जाता था इनको, ठीक है। तो इनके सभी के क्या है पुरोहित अलग अलग होते थे, ठीक है। इनके पुरोहित क्या थे, सभी के अलग अलग हुआ करते थे। और जो अथर्ववेद है उसके जो पुरोहित होते थे उनको ब्रह्मा कहा जाता था। देखिए अभी भी ब्राह्मण शब्द का उत्पत्ति नहीं हुआ था, देखिए उसको क्या कहता था, ब्रह्मा कहा जाता था, ठीक है। जो अथर्ववेद को जो पाठ करने वाले होते, तो ये देखिएगा क्या होता है कि इनके पाठ करने वाले अलग अलग क्या पुरोहित होते थे, ठीक है। अर्धवायु हो गया, देखिएगा जो होतु थे ये ऋग्वेद के होते, उद्गाता सामवेद के थे, जो अर्धवायु है ये यजुर्वेद के थे, और जो ब्रह्मा थे वो क्या है आपके अथर्ववेद के थे। तो ये क्या था पुरोहित थे जिसको आप पाठ करते थे। देखिए उस समय क्या था, कर्मकांड नहीं था। आजकल देखिएगा हमारे जो वैदिक कल्चर में जो लोग हैं इनमें कर्मकांड बहुत ज्यादा हो गया। कर्मकांड मतलब है विधि विधान बहुत ज्यादा है पूजा पाठ करने में, शादी ब्याह करने में, ठीक है। लेकिन पहले क्या था, ये इतना ज्यादा कर्मकांड नहीं होता था, सिंपल होता था, ठीक है, कि केवल स्तुति पाठ करो और उसमें फल मिलता था।
ठीक है। अब देखिएगा इसमें पहला जो वेद है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जो देखिए पहला जो वेद है जिसको ऋग्वेद कहता है, और ऋग्वेद क्या है, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, यानी इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट बुक क्या है, ऋग्वेद को माना जाता है। ठीक है। और देखिए ऋग्वेद भी बहुत प्रकार के थे, ठीक है, लेकिन अभी जो ऋग्वेद पाया गया है जिसको दोपयान वेदव्यास ने जिसका संकलन किया, देखिए ऋग्वेद को संकलन किया गया, तो वेद है ना उसका संकलन मतलब कंपोजिंग किया गया, कंपोजिट किया गया है। मतलब पहले क्या था कि ऋग्वेद, देखिए आपको कल बताया था कि जो हमारे यहाँ पे जो संस्कृत का पहला जो ग्रामर लिखा गया था वो पाणिनि द्वारा लिखा गया था, अष्टाध्यायी, जो 500 BC में लिखा गया था। लेकिन ये देखिए 1500 साल पहले की बात है, ठीक है। तो इस समय क्या था, स्क्रिप्ट तो था नहीं, तो क्या था, मुंह जबानी याद करते थे, कंठस्थ करते थे, क्या था, रिमाइंडर किया जाता था। तो क्या था, इस प्रकार के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या था, इसका रिमाइंडर होता था। तो जो ऋग्वेद है ये क्या है, पूर्ण रूप से किसी एक बुक के रूप में नहीं मिला है, अलग अलग बुकों में क्या है इसके उदाहरण एग्जाम्पल मिला था। तो बाद में क्या है, जो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास है, उन्होंने क्या है, इनका क्या कंपोजिशन किया है, यानी उसको क्या है, संकलन किया है। ठीक है। तो वेदों का संकलन किसने किया था, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया गया था। ठीक है, ध्यान दिएगा। और इसको संकलन करने के बाद जो वर्तमान का जो ऋग्वेद है, जिसको आप वर्तमान में जिस ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ये ऋग्वेद जो पाया गया था, इस ऋग्वेद में देखिएगा इसके पाठ को हमको पढ़ने के लिए क्या था, इस ऋग्वेद को मंडलों में बांटा गया है। इसको 10 मंडल, मंडला इंग्लिश हिंदी दोनों एक ही है, तो 10 मंडल में इसको बांटा गया है। उसके बाद ऋग्वेद के एक एक जो खंड होते हैं जिसमें किसी एक देवता या एक विषय पर जिसमें बातचीत होता है, उसको सूक्त या सुक्ति कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, सुक्ति कहा जाता है। ठीक है। ठीक है, ये देखिएगा क्या है, 1028 सूक्त है, मतलब इतने विषय के बारे में इसमें क्या है, ऋग्वेद में बात की गई है। और लास्ट में आता है श्लोक, जो संस्कृत में क्या होता है, श्लोक के रूप में ही क्या होता है, सारी चीज लिखा जाता है। इसमें 10,552 श्लोक है। ठीक है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल में। सूक्त या सुक्ति कितना है, 10,028 है। और आपका जो श्लोक है वो श्लोक कितना है, आपका 10,552 श्लोक है। ठीक है, 10,552 इसमें श्लोक है। तो इतना बड़ा क्या है ऋग्वेद है, वर्तमान में जो ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद जो मिला है, उस ऋग्वेद में इतने सारी चीज आपको मिलता है। अब देखिएगा ये जो मंडल है, इसमें मंडल में देखिएगा जो 2 से लेके, यानी जो सेकंड से लेके, यानी दूसरा से लेके जो 8वां मंडल है, कुल मिला के ये क्या होता है, इसको वंश मंडल कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि इसकी जो रचना क्या है, किसी ना किसी ऋषि द्वारा किया है, इसका रचना किसने किया है, किसी ना किसी ऋषि द्वारा। ऋषि मतलब जो ज्ञानी पुरुष थे उससे उसको ऋषि कहा जाता था, तो ऋषि द्वारा इनका क्या रचना की गई है। ठीक है। और इसी में क्या है, वंश मतलब इसी से देखिए आजकल आप लोग, बहुत सारे लोग का जो गोत्र होता है, कोई शांडिल्य होता है, कोई अलग अलग गोत्र होता है, तो वो गोत्र क्या है, कोई भारद्वाज गोत्र होता है, कोई ये गोत्र होता है। तो ये जो ऋषि के नाम पर ही गोत्र का क्या नाम रखा गया था बाद में। ठीक है। इसी से क्या होता है, इस ऋषि के नाम से होता है। जैसे क्या है, जैसे तीसरा जो मंडल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट मंडल है तीसरा, ठीक है, जो तीसरा मंडल है, इसको ऋषि विश्वामित्र ने लिखा था। ऋषि विश्वामित्र का नाम सुने होंगे। और आप जानते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में दूसरा स्वर्ग बनाने का दावा भी किसने किया था, विश्वामित्र ऋषि ने किया था। और विश्वामित्र ऋषि ने इस मंडल में गायत्री मंत्र को लिखा था। कौन सा मंत्र, गायत्री। और गायत्री देवी को का अवतरण किसने किया है, विश्वामित्र ऋषि ने किया है। ध्यान रखिएगा। देखिए गायत्री मंत्र को भारत का, यानी हिंदू कल्चर का सबसे प्राचीन मंत्र कहा जाता है। सबसे प्राचीन क्या है, मंत्र कहा जाता है गायत्री मंत्र। किसने लिखा है, विश्वामित्र ऋषि ने लिखा है। ठीक है। और ये किस कौन से मंडल में है, थर्ड मंडल में है। और गायत्री मंडल में किस देवता का प्रस्तुति पाठ किया जाता है, सविता। ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड पीसीएस में कि गायत्री मंत्र में किसका पाठ किया जाता है, किस देवता का पाठ किया जाता है, किस देवता को समर्पित है। तो सविता, देखिएगा आप गायत्री मंत्र पूरा पढ़ेंगे तो उसमें सवितु नाम करके एक शब्द आता है, तो सविता को क्या है, गायत्री मंत्र समर्पित है। तो कुल मिला के सूर्य का ही एक नाम है सविता, उसी को माना जाता है। तो तीसरा मंडल क्या है, विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है, और इसमें क्या है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। उसके बाद
वशिष्ठ ऋषि द्वारा लिखा गया 5वां बंडल, फिर क्या है भारद्वाज ऋषि द्वारा लिखा गया है, फिर कर्ण ऋषि द्वारा लिखा गया है, फिर अंगिरस ऋषि द्वारा लिखा गया है। तो इसी प्रकार से क्या है अलग अलग ऋषि द्वारा क्या है इन पूरे मंडलों को लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ऋग्वेद का जो नवा मंडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है सोम देवता के बारे में उल्लेख है। किसके बारे में है? सोम। देखिएगा ऋग्वेद का जो नवा मंडल है वो किसका है? सोम देवता। देखिए सोम क्या था? एक प्रकार का पेय पदार्थ था, यानी ड्रिंकिंग कोई पदार्थ होगा उसको मानते थे, जो क्या है कि सिंधु नदी में उसका पौधा बह के आता था, इसलिए सिंधु नदी को क्या है सोम का माँ कहा गया है। सोम का माँ कहा गया है। क्यों? क्योंकि सर सर एक रिक्वेस्ट थी। हाँ बताइए। सर जो जैसे जो इम्पोर्टेंट ये टॉपिक्स के अंदर जो नोट्स है ना सर, आप इसको दोबारा कवर करेंगे क्या? ये इसके जो नोट्स हैं वगैरह जो बनाएंगे। देखिएगा नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में या जिसको रिटर्न फॉर्म में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेज दिया जाएगा, और जितने भी ये वीडियो है ये वीडियो भी आपको मिलेगा। ठीक है, नोट्स जी। बना के आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दिया जाएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप जो चल रहा है ना इसी का। अच्छा, तो मतलब अभी जैसे हम लोग, हाँ जैसे अभी हम लोग जो जैसे लेक्चर मतलब ये अटेंड करते हैं ना, तो इसमें इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं या इम्पोर्टेंट जो हैं तो उनको मतलब आप हाईलाइट करा देंगे ना, फिर हाँ हाईलाइट हाँ हाँ, कराएंगे तभी तो हम लोग। पूरा पूरा हाईलाइट करेंगे, आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, आपसे डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे लेक्चर हो गया, जैसे 6 डे होता ना, तो 5 डे आपको पढ़ाया जाएगा, और सैटरडे को क्या होगा जितना पढ़ाया गया उसके आपसे डिस्कशन करेंगे, आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो भी डाउट होगा। ऐसे तो रोज डाउट आप पूछ सकते हैं, लेकिन जो सैटरडे का जो दिन होगा उसमें क्या होता है कि आप पूरे हफ्ते का डाउट पूछ सकते हैं, जो भी है, चाहे करेंट का इशू हो, चाहे आप उस सब्जेक्ट से हो, चाहे उस सब्जेक्ट से ना भी हो, तो अभी आप जितने भी आपके मन में डाउट्स है, देखिए जब तक आपका डाउट्स क्लियर नहीं होगा तो पेपर हॉल में जाके क्या करेंगे? पेपर हॉल में जाकर क्वेश्चन आएगा, सर डाउट एक्चुअली रहेगा। हाँ अभी जैसे मैं मतलब नॉर्मली अभी मैं आपको जस्ट मैं सुन ही रही हूँ मतलब ना, जैसे हम्म। देखिए इसमें तो तो बता रहा हूँ मैंने ना। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट हाँ कुछ ऐसे चीजें नोट नहीं करी हैं, क्योंकि हाँ कई सारी चीजें फ्लो में आ रही थी, कई चीजें थोड़ा कहीं पर वॉइस ब्रेक हो रही थी, कुछ हाँ डिस्टर्ब हो रहा था, तो एकदम क्लियर नहीं हो रहा था। हाँ क्लियर कर लेती थी, फिर आप जैसे नेक्स्ट आप अभी तो जैसे ये डेमो क्लास है हाँ, एक बार एकदम ठीक है, ठीक है। आपको तो आपको जैसे डेमो क्लास ओवर होती है फिर हमारा जो तो बोलते रहो कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये वीडियो जो है ना, वीडियो भी आपको भेज दिया जाएगा आपका व्हाट्सएप में, उसमें भी आपको इसको फिर से प्ले करके आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो लिख के क्या होगा, जो मेन मेन पॉइंट है उसको लिख के आपको क्या है व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। ठीक है, जो मेन मेन पॉइंट है, ऐसे नहीं है कि आपको केवल मतलब हल्का पढ़ा दिया जाए और एग्जाम में जाए आपको केवल बेवकूफ बना दिया जाए, ऐसे कुछ मतलब नहीं। देखिए जब हम काम कर रहे हैं तो क्या है आपके साथ टीम वर्क के रूप में काम करेंगे। ऐसे नहीं है कि आपका समय बर्बाद किया। देखिए समय, पैसा नहीं, सबसे कीमत क्या है? समय है। केवल आपको 2-3 महीने इधर उधर घुमा देंगे तो उससे क्या होगा बताइए? कुछ होने वाला नहीं है। उससे हमारा ही क्या खराब होगा कि हम दूसरे को क्या मिसगाइड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि मिसगाइड करना एकदम जीरो होगा, मिसगाइड नहीं होना चाहिए। कि जो भी होगा आप जितना पूछेंगे हम उतना बताएंगे, और आप पूछेंगे नहीं तब भी हम बताएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि मेन होता है कि मेन हमारा टारगेट है कि आपको एग्जाम को क्वालिफाई करें। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 4 साल बाद पेपर आया है, अब पता नहीं इसके बाद फिर से कब पेपर आए, कि केवल आपको 3-4 महीने आपको इधर उधर घुमा दे तो ये नीति नीति शास्त्र के अनुसार सही नहीं है। ठीक है, तो वो बात है कि केवल आपको घुमा दे वो सही नहीं है, सारी चीज दिया जाएगा। और आप पूछिए, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ ना, जो भी क्वेश्चन है पूछिए, हम उसको आंसर देंगे, कभी भी देंगे। ठीक है, आप जितना ज्यादा पूछेंगे उतना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। देखिए जब तक टीम, बोलो ना टीम वर्क जब तक नहीं होगा तब नहीं। मैं जो बता दूंगा आप उसको नहीं पढ़ेंगे, आप एग्जाम हॉल में जाकर बोलेंगे कि अब मैंने तो पढ़ा ही नहीं और उस क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। तो ये भी नहीं होना चाहिए ना। आप भी पूछिए, हम भी पूछे, और एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये तो आपको बता ही रहा हूँ। आपका व्हाट्सएप भी प्लेटफॉर्म बना है, उसमें भी क्वेश्चन पूछिए। एक नहीं, आप दिन में 10-20 जितना भी बन सकता है पूछिए। इस सब्जेक्ट से हो, करियर से हो, कुछ भी पूछिए। देखिएगा हर टॉपिक में करियर का जो भी मैटर होगा आपको रोज क्या होगा उसको दिया जाएगा। आपको जितने भी हम दे सकते हैं पेपर में आते आते बहुत सारे मैटर दे जाएगा। देख अब ये होता है कि आप उसको पढ़ पाए तभी तो। आपको आपको इतना मैटर देंगे आप पढ़ नहीं पाएंगे। थैंक यू सर। तो इसलिए ध्यान मत कीजिएगा, सारे मैटर दिया जाएगा।
तो देखिएगा ये जो नौवा मंडल है वो क्या है, सोम को है। सोम क्या है, एक प्रकार के पेय पदार्थ है, ठीक है, जो हिमालय पर्वत से आता था, और जो सिंधु नदी है उनसे वो बह के आता था, इंडस रिवर जो है, तो इसी से उनको बनाते थे। तो उनको पीने पर अच्छा लगता है कि आज भी क्या है, बहुत सारे जो हिंदू पूजा पाठ है, जैसे शिव जी का पूजा होता है, तो उसमें क्या है, भांग वगैरह पीते हैं, उसमें मस्त होते हैं लोग। और शराब तो है ही है, वो तो क्या है, बिना पूजा पाठ में भी लोग पीते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ पे देवी देवता है जिनको पूजा करने के लिए उनको शराब भी दिया जाता है, मैंने खुद देखा हूँ। तो ऐसे वो लोग मानते हैं। तो मेन है कि देखिए लाइफ में क्या है, इंजॉयमेंट भी बहुत जरूरी है। कि कोई भी व्यक्ति क्या होगा, केवल हमेशा वर्क नहीं कर सकता है। जैसे क्या होता है कि आप कोई वीडियो या कुछ भी कर रहे हैं, तो लगातार एक जैसे कार्य नहीं कर सकता। तो इंजॉयमेंट तो लाइफ में क्या होता है, आगे लोग अपने इंजॉयमेंट के लिए शायद इस चीजों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, आज भी देखिए क्या होता है, पार्टी पार्टी होता है तो वहाँ पे शराब चलता है, इंजॉयमेंट के लिए होता है। तो वो भी क्या है, एक प्रकार के पेय पदार्थ होता था। बाद में देखिएगा, ये तो पहले एक पेय पदार्थ था, बाद में क्या है, सोम यज्ञ भी हुआ करता था। बाद में क्या है, बाद में जब डेवलपमेंट हुआ, तो बाद में क्या है, सोम देवता के साथ साथ क्या है, एक सोम यज्ञ भी हुआ करता था। ठीक है, जिसमें मदिरा पान होता था, बड़े पैमाने पे मदिरा पान करवाया जाता था। राजा क्या होता था, अपने जो मित्र मंडली है उन सभी को बुलाते थे, और बड़े स्तर पे क्या होता, मदिरा पान होता था, मौज मस्ती होता था, जो भी होता था। ठीक है, और पाशा उस समय जो धूर्त क्रिया जिसे कहते हैं, जिसको पाशा कहते हैं, पाशा खेलते थे। ठीक है, तो ये सारे होता था। तो क्या था, इसलिए बोलो ना कि इन कल्चरों को अगर आप समझ जाएंगे ना, तो वर्तमान में कि इसी का झलक हमारे सोसाइटी में है, अभी भी है। वो हो सकता है कि मॉडर्निटी के कारण क्या है, कुछ बदल गया है, लेकिन क्या है, इसका अधिकांश भाग आपको हमें समाज में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिएगा जो ऋग्वेद के जो प्रथम मंडल है और जो 10वां मंडल है, ये सबसे नूतन मंडल माना जाता है। नूतन मतलब नया मंडल माना जाता है, न्यू। इसको क्या था, न्यू कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और इसी में जो 10वां मंडल है, जो 10वां मंडल है, इसी में पहली बार वर्ण व्यवस्था के बारे में उल्लेख है। कलर, जिसको आप वर्ण सिस्टम कहते हैं, वर्ण व्यवस्था या वर्ण सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, इसी में देखिए बात किया गया था कि एक विराट पुरुष है, और उनके शरीर के 4 भागों से अलग अलग क्या है, वर्ण की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, जैसे जो सिर है, यानी जो मस्तिष्क है, उसी में से के ब्राह्मणों का उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और जो ये हमारा जो शोल्डर है, यानी जो कंधा है, इसी से क्या क्षत्रिय का उत्पन्न हुआ है। ठीक है, इसी में बताया गया था। और जो जांग है, उसी में क्या है, वैश्य का उत्पन्न हुआ था। और जो पैर है, जो फुट है, उसी में क्या है, शूद्र का उत्पन्न हुआ था। इसी में पहली बार बात की गई है। ठीक है, तो ये क्या, कहाँ में बात की गई है, 10वीं मंडल को। और इस जो 10वीं मंडल के जो ये जो सूक्त है ना, इसी को पुरुष सूक्त कहा जाता है, या पुरुष सूक्ति कहा जाता है। पुरुष सूक्त या पुरुष सूक्ति कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था कि वर्ण सिस्टम किस सूक्त में पाया जाता है, या पुरुष सूक्त में, या किस मंडल में पाया जाता है। तो 10th मंडल में पाया जाता है। और इसी मंडल पे जो 10वां मंडल है, इसमें एक सूक्त है जिसको नासादिया सूत्र कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, नासादिया सूत्र। नाशादिया का मतलब क्या होता है कि लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए, लोग कितना ईमानदार है, क्या करे, उनका नैतिक कर्तव्य क्या होना चाहिए, इसके बारे में। और 10वें मंडल में नदी सूक्त भी पाया जाता है। नदी सूक्त में नदियों का बारे में पाया था कि भारत में कौन कौन सा नदी है। देखिएगा, ऋग्वेद काल में सबसे ज्यादा जो उल्लेख है वो सिंधु नदी का हुआ है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही तो ये सब बैठे हुए थे। तो इंडस जो रिवर है, इसकी सबसे ज्यादा उल्लेख हुआ था। ठीक है, ध्यान देना। और इसी को क्या सोम का माँ कहा गया था, आपको बताया था। दूसरा जो रिवर था वो है सरस्वती। दूसरा जो रिवर है उसकी उल्लेख हुई है, उसका नाम है सरस्वती। और सरस्वती को नदी तमा कहा गया है। नदी तमा का मतलब क्या है कि नदियों का माँ, क्योंकि और इसी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, सबसे होली रिवर माना गया है। यानी जो ऋग्वेदिक काल में सबसे पवित्र नदी यानी होली रिवर किसे माना गया, सरस्वती रिवर को माना गया है। क्यों, क्योंकि इसी के जो वाटर होते थे, उसी पानी से क्या था, पूजा पाठ उस समय करते थे। वो जब देखिएगा उस समय क्या थे, जो राजा का जब राज अभिषेक हुआ करता था, तो क्या है, 17 टाइप के जो तालाब या नदी है, उसी का पानी का इस्तेमाल किया जाता था। तो उसी में जो पवित्र पानी हुआ था वो सरस्वती का हुआ करता था। ठीक है, बाद में जब लोग इधर आ गए, फिर गंगा नदी का महत्व बढ़ गया। तो पहले गंगा नदी का महत्व नहीं था। और इसमें देखिएगा,
गंगा नदी का केवल एक बार उल्लेख है ऋग्वेद में, और जो यमुना नदी का है वो 3 बार यमुना नदी का उल्लेख है, क्योंकि ये लोग अभी तक इन क्षेत्र में आया ही नहीं था, तो फिर इनका उल्लेख कहाँ से होगा। ठीक है, तो ये नदियां, नदी सूत्र में क्या पाया जाता है, नदियों के बारे में पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा नदियों के बारे में। अभी आपको स्लाइड भी दिखा देता है कौन कौन से नदी इसमें मौजूद था। जैसे आपका रावी हो गया, उसके बाद आपका चिनाब हो गया, झेलम हो गया, ये सब नदी क्या है उसी में था। उसके बाद सतलज हो गया। ये जो नदी आपको दिखाई दे रहा है इसमें देखिए, ये जो नदी है देखिएगा, जो सतलज हो गया, देखिए सतलज को क्या है शतद्री कहा जाता था, ब्यास को विपाशा कहा जाता था, रावी को क्या है आपका पुरुषनी कहा जाता था। ठीक है, देखिएगा, ये देखिएगा। ठीक है, उसके बाद चिनाव को अस्किनी कहा जाता था, विस्तता झेलम नदी कहा जाता था। ठीक है, देखिए ऋग्वेद में गंगा का देखिए एक बार उल्लेख है, यमुना का क्या है 3 बार उल्लेख है। ये देखिए नदियां है, ये क्या है आपका इंडस है, ये क्या है झेलम है, ये क्या है चिनाब है, ये क्या है आपका रावी है, ये है सतलज है, ये है ब्यास है। ठीक है, तो ये जो नदी है इसी के आसपास क्या था, ये जो एरिया है इसी के आसपास क्या था, आर्यन लोग क्या है यहाँ पे आए थे। ठीक है, और इसमें कुछ नदियां हैं जो अफगानिस्तान से आते थे, जैसे गोमल हो गया, कुंभा हो गया, इन नदियों के बारे में भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इसको नदी सूत्र कहा जाता है, और कहाँ पे है 10वें मंडल में। तो ऋग्वेद काल में सबसे पवित्र नदी कौन सा हुआ, सरस्वती हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट नदी जिसको उपयोगी नदी कौन सा हुआ आपका, सिंधु नदी। सिंधु नदी क्या है सबसे ज्यादा यूजफुल था, और सरस्वती क्या है सबसे ज्यादा पवित्र नदी माना जाता है। देखिए आजकल जो सरस्वती नदी है उसी को क्या है राजस्थान में बहती है, उसी को घग्गर नदी कहा जाता है। उसको विद्वान लोग मानते हैं कि यही क्या था प्राचीन काल में क्या था सरस्वती नदी हुआ करता, तो उसी को माना जाता है। लेकिन अभी क्या वो सूख चुका है, उसमें पानी वानी नहीं रहता है, बरसात में कभी कभी पानी होता है, तो धन्य का ये इसमें पाया जाता है। और गंगा का एक बार, और आपका यमुना का 3 बार इसका उल्लेख आपको इस जगह पे मिलता है। ठीक है, अब देखिएगा ये जो ऋग्वेदिक के जो आर्यन थे, ये क्या था इसी क्षेत्र में ये लोग क्या है, ये जो एरिया है इसी क्षेत्र में ये लोग क्या है निवास करते हैं। जब इस क्षेत्र में निवास करेंगे देखिएगा, तो यहाँ पे ये लोग क्या है आपको पता था कि ये लोग कबीलाई के रूप में आए थे। किस रूप में आए थे, कबीलाई, यानी कबीला के रूप में आया था, कबीलाई जनजाति रूप से कह सकते हैं, उसी रूप में आए थे। जब कबीलाई रूप होगा ना तो क्या होगा, इसका स्थायी निवास होगा नहीं होगा, यानी परमानेंट सेटलमेंट इनका नहीं होगा। ये क्या होगा घुमक्कर होंगे, परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, घुमक्कर मतलब एक जगह आज यहाँ तो कल उधर। ठीक है, जैसे देखिएगा जो एनिमल हस्बेंड्री करते थे पहले, वो क्या था जहाँ पे भी घास होता था वहां पे अपने पशु को ले जाता। देखिए आज भी क्या है, जो उत्तराखंड में जो भोटिया जनजाति है वो भी क्या है भेड़ बकरी का पालन करते हैं, जो ग्रेटर हिमालय या जो मिडिल हिमालय में करते हैं। तो वो भी क्या होता है गर्मी के टाइम पे क्या होता है ऊंचाई पे चले जाते हैं, और ठंडे के समय पे क्या होता है नीचे चले आते हैं। तो क्या था ये भी क्या माइग्रेशन होता रहता, तो इन लोगों का भी माइग्रेशन क्या होते रहते थे। तो माइग्रेशन होगा तो स्थायी निवास तो होगा नहीं। ठीक है, जब स्थायी निवास नहीं होगा तो क्या होगा, राज्य बनेगा नहीं, बड़े बड़े राज्य नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस समय देखिएगा क्या बना था इनका सोसाइटी कैसा था समझ लीजिएगा। पहले देखिए क्या होता है, लोग होते हैं जो क्या है मानव होते हैं, और मानव क्या है तो जब 2-3 मानव मिल जाता है, यानी पति पत्नी मिल जाता है, तो क्या है पति पत्नी और बच्चे होते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं परिवार कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं परिवार। देखिए परिवार में क्या होता है पति पत्नी होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके माँ बाप भी होते हैं। अगर ज्वाइंट फैमिली होगा तो उसमें और भी लोग होंगे, अगर न्यूक्लियर फैमिली होंगे तो हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, तो मानव होगा तो मानव जब ग्रुप बनाएगा तो क्या बनाएगा परिवार बनाता है, और परिवार जब ग्रुप बनाता है तो उसको कहते हैं कुटुंब कहा जाता है, कुटुंब या कुल कहा जाता है। आप लोग भी देखिएगा शहर में आए होंगे, शहर में आने से पहले गांव में जहाँ पे भी रहे होंगे उनके देखिए आसपास क्या आपके बहुत सारे रिलेटिव रहे होंगे। आज भी आप लोग जब गांव जाते होंगे तो उन रिलेटिव से मिलते होंगे, तो उसको कहते हैं कुल कहा जाता है। कुल का मतलब रिलेटिव्स।
कुटुंब, कुल को कहते हैं कुटुंब कहा जाता था, कुल मतलब रिलेटिव्स। और बहुत सारे जो कुल मिलते हैं तो इसी को गांव कहा जाता था। बहुत सारे मिलते थे तो क्या कहते हैं, गांव कहते थे। देखिए मानव पहले थे, मानव जब परिवार के रूप में बनना शुरू हुआ तो क्या परिवार बना, परिवार से जब क्या कुल बना, कुल मतलब रिलेटिव्स बना, फिर बहुत सारे रिलेटिव्स के जो कुल है वो मिले तो वो क्या बना, विलेज बना। और विलेज जब आपस में मिले तो उसको कहते थे विश्व बना। विलेज जब बना तो क्या है, विश्व बना। और विश्व जब बड़ा बना तो उसको कहते थे जन। तो ऋग्वेद में क्या था, यहाँ तक ही हम पहुंच पाए थे, जन तक पहुंच पाए थे। ठीक है, तो देखिए ऋग्वेद में हम कहाँ तक पहुंच पाए थे, जन तक पहुंच पाए थे। ठीक है, और उत्तर वैदिक में, लेटर वैदिक में जाएंगे तो जन से जनपद में पहुंच जाएंगे। और लेटर वैदिक के बाद जाएंगे तो जन से महाजनपद बन जाएंगे। महाजनपद मतलब देखिए आप लोग जानते हैं कि हमारे बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ है, एक अंगुत्तर निकाय और एक भगवती सूत्र है, उसमें 16 महाजनपद के बारे में उल्लेख है, वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जन से क्या बना, जनपद, और जनपद से क्या बना, महाजनपद। फिर महाजनपद जब आपस में मिल जाएगा तो क्या है, साम्राज्य एम्पायर बनेगा। और मगध क्या है, भारत का पहला एम्पायर बनता है। ठीक है, तो ये देखिए एक क्या है, ऑर्डरिंग है, और इस ऑर्डरिंग को अगर आप लोग याद कर लेंगे ना तो रटना नहीं पड़ेगा। ये तो क्या होगा, बार बार इसको आपको रटना पड़ेगा। तो रटने से बचने का काम एक क्या है कि इस ऑर्डरिंग को आप समझिए। ठीक है, इस ऑर्डरिंग को अगर नहीं समझ पाएंगे तो क्या होगा, आपको दिक्कत पैदा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, ऋग्वेदिक काल के जो सोसाइटी है, देखिएगा ऋग्वेदिक काल में क्या सोसाइटी क्या था, पूरी तरह से एनिमल हस्बेंड्री पर निर्भर था। तो एनिमल हस्बेंड्री होगा और हंटिंग भी होता। एनिमल हस्बेंड्री में खाने के लिए सामान कहाँ से मिलेगा, शिकार तो करना ही पड़ेगा ना। तो शिकार करेगा तो शिकार, देखिए जहाँ पे शिकार होता है, शिकार मतलब हंटिंग होता है, उस समाज में पुरुष की महत्ता कम हो जाती है और महिलाओं की महत्व क्या होता है, बढ़ जाती है, इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। कैसे, अब देखिए कोई पुरुष है वो हंटिंग करने के लिए जंगल में गए होंगे और कोई जरूरी नहीं है कि वो वापस आए। जब वो वापस नहीं आएगा तो क्या होगा, उनकी महत्व खत्म होगी, अब महिलाओं की महत्व होगी। तो सोसाइटी में क्या था, महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। तो देखिएगा भारत में जो ऋग्वेदिक पीरियड है, इसी समय महिलाओं की स्थिति भारत में सबसे अच्छी रही है। उसके बाद कभी भी क्या है, भारत में महिलाओं को आज भी उस लेवल पे क्या है, दर्जा नहीं मिला है। इसलिए क्या है, महिलाओं का स्वर्ण युग कहा जाता है ऋग्वेदिक पीरियड। ऋग्वेदिक पीरियड क्या है, महिलाओं का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्या गोल्डन एरा कहा जाता है। आज भी क्या है, ऋग्वेदिक पीरियड में या ऋग्वेदिक लिटरेचर में जो चीज महिलाओं के बारे में, अधिकार के बारे में बताया गया ना, आज भी हम इस मॉडर्न एज में भी महिलाओं को वो सारे अधिकार नहीं दिला पाए। अब वास्तव में वो उतना था या नहीं था वो तो अलग बात है, लेकिन जो बुक्स में हमें मिलता है उनके बारे में आज भी क्या है, हमारे सोसाइटी में वो मौजूद नहीं है। तो सोसाइटी का देखिए, सोसाइटी एक तो जो मेट्रोटिक सोसाइटी, जो यानी जो महिला प्रधान समाज इसमें रहा होगा। ठीक है, लेकिन देखिए धीरे धीरे पहले महिला प्रधान था, बाद में धीरे धीरे क्या है, पुरुष प्रधान पैट्रियोटिक हो गया था। प्रारंभिक स्तर पे क्या था, जो मातृ सत्तात्मक समाज था। ठीक है, बाद में क्या धीरे धीरे पुरुष बन गया, क्योंकि देखिए पुरुष के पास संपत्ति आने का कारण ही क्या, पुरुष सोसाइटी में अव्वल होने लगे। देखिएगा जिस घर में पुरुष कमाते हैं उस घर में पुरुष का ज्यादा चलता है, और जिस घर में महिला ज्यादा कमाती है उस घर में क्या होता है, महिला की जरूरत है। तो उस समय क्या है कि ये जो सोसाइटी का जो डिवीजन है ये क्या पूरी तरह से वेल्थ पर निर्भर करता है। वेल्थ मतलब संपत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो एक दो अपवाद है, उसको छोड़ के बाकी सब क्या संपत्ति पर निर्भर करता है। तो देखिएगा इस समय देखिए महिलाओं को क्या क्या क्या, देखिए ये लोग क्या है, अस्थायी जीवन निर्भर थे। और क्या था, इनका जो समाज था पूरी तरह से ग्रामीण समाज था। कैसा समाज था, ग्रामीण, और ग्रामीण के साथ साथ कबीलाई, कबीलाई था। ग्रामीण के साथ साथ कैसा था, कबीलाई भी था। दूसरी चीज है देखिए, यहाँ पे महिलाओं को बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंस दी गई है। पहली बात तो इस समय महिलाओं को यहाँ पे शिक्षा का अधिकार दिया गया है, एजुकेशन। अब एजुकेशन होगा तभी तो महिलाओं को डिसीजन लेने में क्या है, या काम करने में उनको वरीयता मिलेगा। देखिएगा आजकल आप लोग एक शब्द सुनते होंगे, वुमन इम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है, कि महिला को ताकतवर बना दो खिला पिला के, नहीं। महिला सशक्तिकरण या महिला को प्रधानमंत्री बना दो या महिला को राष्ट्रपति बना दो, क्या महिला सशक्तिकरण हो जाएगा क्या। हमारे देश में इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री रही है, प्रतिभा देवी पाटिल
राष्ट्रपति बन के रह गई है। क्या महिलाओं का सशक्तिकरण हो गया है? अभी देखो उत्तराखंड में जो राज्यपाल है वो भी एक महिला है। क्या महिला का सशक्तिकरण हो गया है? नहीं हुआ है। तो महिला का सशक्तिकरण का मतलब होता है कि महिला जो समाज में जो वर्क कर रही है, समाज में जो रह रही है, तो उनको जिस क्षेत्र में वो रह रही है उस क्षेत्र में उनको डिसीजन लेने का शक्ति है कि नहीं। यानी डिसीजन मेकिंग में अगर पार्टिसिपेट अगर महिला का नहीं है तो वहां पे महिला क्या एम्पावरमेंट है, उनको पावरमेंट करने की आवश्यकता है। केवल एक दो लोगों को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कुछ भी बना देना, राज्यपाल बना देने से, मुख्यमंत्री बना देने से क्या महिला का सशक्तिकरण नहीं होगा। उनको क्या है, हर महिला को क्या है, उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो पहली बात है एजुकेशन दिया गया। देखिए बहुत सारे ऋग्वेद के बहुत सारे जो श्लोक है ना वो महिलाओं द्वारा लिखी गई है। जैसे लोपा मुद्रा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ये लोपा मुद्रा है, ये क्या है, ऋषि वशिष्ठ का पत्नी है। ऋषि वशिष्ठ है, सॉरी वशिष्ठ नहीं, अगस्त ऋषि का पत्नी है। ये कौन, किस ऋषि का पत्नी है? अगस्त ऋषि का पत्नी है। अगस्त ऋषि का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। ठीक है, अगस्त ऋषि की पत्नी का नाम क्या है? लोपामुद्रा है। उसके बाद घोषा हुआ। देखिए ये सब महिलाओं के नाम है जो बहुत सारे ऋग्वेद के ऋचाओं को लिखी है। अपाला हुआ, अपाला, ये सब क्या है, ठीक है, महिलाओं के नाम है जो ऋग्वेद के ऋचाओं को लिखा। इसलिए इसको माना जाता है कि ऋग्वेद काल में क्या है, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार है। और देखिए जिस समय में महिलाओं की शिक्षा का अधिकार होगा ना, उस समाज में क्या होगा, बाल विवाह नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बाल विवाह नहीं होगा। अरे भाई जब लड़की पढ़ी लिखेगी तभी क्या होगा, उनको कम उम्र में शादी नहीं होगा, तभी तो बाल विवाह नहीं है। तो ऋग्वेद काल में क्या बाल विवाह नहीं होता था, चाइल्ड मैरिज नहीं होता था। देखिए आज भी क्या है, भारत में बाल विवाह बहुत ज्यादा होता है। अभी देखिएगा पिछले साल का रिकॉर्ड है कि भारत में अभी भी क्या है, 36% जो लड़की है उनकी क्या है, बाल विवाह होता है। और लॉकडाउन होने के कारण क्या है, बाल विवाह का रफ्तार और बढ़ चुका है। आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि लॉकडाउन से कैसे बढ़ा है? क्योंकि लॉकडाउन से इसलिए बढ़ा है क्योंकि स्कूल छूट गया तो घर वाले सोचा कि जल्दी जल्दी शादी करवा दो। ठीक है, तो लॉकडाउन से भी क्या है, बाल विवाह की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या बाल विवाह इस समय नहीं था। बाल विवाह नहीं होगा तो लड़कियों का क्या अधिकार मिलेगा। दूसरी बात क्या है, इस समय विधवा पुनर्विवाह होता था, यानी रीमैरिज होता था, वीडियो रीमैरिज होता था, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह। जिसको वीडियो रीमैरिज कहते थे। देखिए इसका उल्लेख है, इसमें एक प्रथा पाया था जिसको नियोग प्रथा कहा जाता था। क्या था? नियोग प्रथा। इस प्रथा के माध्यम से क्या था कि अगर किसी औरत का पति का देहांत हो जाता था या किसी तरह से वो अनफर्टिलाइट हो जाता था, नापुंसक हो जाता था, तो वो महिला क्या था, अपने कुल के किसी व्यक्ति से या अपने देवर से बच्चे को पैदा कर सकते थे। इसलिए देखिएगा संस्कृत में देवर को द्विवर कहा जाता है। हिंदी भी आपका है तो ध्यान रखिएगा, द्विवर को क्या कहता है, देवर को द्विवर कहा जाता था। देवर को संस्कृत में क्या कहा जाता है, तत्सम में द्विवार कहा जाता। क्यों? क्योंकि अगर उनके बड़े भाई किसी भी कारण से अगर इसमें सक्षम नहीं होगा तो उनसे क्या होता है, ये उनमें बच्चे पैदा करने में सक्षम होते थे। ठीक है, इसको इसलिए द्विवार कहा जाता था। तो इसमें क्या है, विधवा पुनर्विवाह क्या था, इसमें हुआ करता था। तो विधवा पुनर्विवाह होगा तो महिलाओं की शक्ति बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, अच्छी होगी। ठीक है। तीसरी चीज है कि जो महिलाएं थी, महिला क्या था उस समय, एक सभा होता था, उस सभा में क्या आता है, और एक समिति हुआ करता था जो राजा का क्या था, चयन करने के लिए एक समिति बनता था। इसमें ये सदस्य बनते थे। तो बताइए आजकल देखिएगा वोट देने के लिए महिलाओं को अधिकार मिला, तो उस समय भी इस तरह का माना गया है। तीसरी बात है कि जो महिला भी है ना वो यज्ञ पवित्र पहनती थी। यज्ञ पवित्र मतलब जनेऊ जिसे कहते हैं नॉर्मल, महिलाएं भी जनेऊ धारण करती थी और पुरुष के साथ क्या था, यज्ञ में बैठती थी। पुरुष के साथ क्या था, यज्ञ में बैठती थी। जो जनेऊ प्रथा, उसमें महिलाएं भी क्या है, जनेऊ धारण करती थी। तो देखिए समाज में महिलाओं की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल रहा होगा उस समय। ठीक है, तो समझ लीजिएगा। उसके बाद क्या था कि जो फीमेल हो रही थी, इनका जो वर्किंग था, ये क्या था, एग्रीकल्चर में भी काम करती थी। देखिए माना जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे पहले एग्रीकल्चर को शुरू करने में महिलाओं का सबसे ज्यादा योगदान है, तो इसी सबसे माना जाता है।
उसके बाद देखिएगा जो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे ना, वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। तो मांस भी खाते थे और शाकाहारी के रूप में भी ये माना जाता था, शाकाहारी भी थे। देखिएगा एक ग्रंथ है जिसको शतपथ ब्राह्मण कहते थे। उस ग्रंथ में लिखा जाता था कि अगर उस समय किसी के बड़े जो ज्यादा संपन्न लोग होते थे, उनके घर में कोई मेहमान आता था, घनिष्ठ मेहमान, तो क्या था, गाय या जो गाय संबंधित जो एनिमल होते थे उनको क्या, उनका मांस खिलाते थे। बाद में गाय को काटना बंद कर दिया, तो उसके बाद क्या है, हिरन को काटने के, अपने कहानी में सुना होगा कि राज परिवार में क्या हिरन पकड़ने जाते थे, राज परिवार के लोग उसको मार के उसको यूज करते थे। तो बाद में पहले गाय का इस्तेमाल होता, बाद में उसकी जगह पे हिरन हो गया था। तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों था। दूसरी बात है कि ये लोग क्या है, सूती और ऊनी दोनों प्रकार के कपड़े पहनते थे, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि ये मनोरंजन के रूप में, मनोरंजन बहुत जरूरी है, मनोरंजन के रूप में संगीत, देखिए सामवेद में खुद क्या है, संगीत का उल्लेख है, संगीत का यूज करते थे। इनका मेन काम क्या था, धूर्त क्रिया, इसको धूर्त क्रिया कहते हैं, इसको पाशा कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है, धूर्त क्रिया, क्रीड़ा कहा जाता है। ये पाशा, पाशा आप लोगों ने समाज ऊपर तरंग जब होता है, तो पाशा भी ये लोग खेलते थे, तो पाशा भी ये लोग खेलते थे। तो ये इससे क्या मनोरंजन करते थे, फिर पशुओं को आपस में लड़ाते थे, उससे भी ये मनोरंजन होते थे। तो मेन क्या था कि ऋग्वैदिक काल में जो सोसाइटी था उसमें महिलाओं की स्थिति सबसे अच्छी थी। बाद के कालों में इसकी स्थिति क्या है, गिरावट आई। और बहुत सारी जो ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं या उसके जो श्लोक वो महिला द्वारा लिखी गई है। जैसे आपको पता है लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, विश्वनारा, ये सब क्या है, महिलाओं के नाम है, इनके द्वारा लिखी गई थी। या इनका मतलब है कि महिलाओं को भी क्या शिक्षा दी थी, बाल विवाह नहीं होता, विधवा पुनर्विवाह होता था, ठीक है। सोसाइटी कैसा था, कबीलाई था, और कबीलाई क्या था, ग्रामीण अवस्था में था। तो ये क्या था, ऋग्वैदिक टाइम में क्या सोसाइटी इस अवस्था में रहा होगा, ठीक है। तो आज यहीं तक खत्म करते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिएगा, कल इसके आगे अब दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो भी आपका कमेंट है, को जो भी क्वेश्चन पूछना है, देखिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, देखिए जब भी आपको क्वेश्चन लगे, जिस भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो, क्वेश्चन पूछिए, बिना क्वेश्चन पूछे हमें मालूम कैसे चलेगा कि आपको क्या नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो बिना इंटरेक्शन सेक्स नहीं हो सकता है। तो जैसे कन्वर्जेशन होगा, बातचीत होगा, तभी क्या होगा, उस चीज को हम समझ पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछने में क्या है, थोड़ा सा कभी भी कमी कभी मत रखिए, जितना आप पूछेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। और समय भी कम है, थोड़ा लग के तैयार करेंगे, हर चीज को कवर करेंगे, तभी क्या होगा, आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो आप जानते हैं कि केवल उत्तराखंड के लोग ने फॉर्म नहीं भरा है, बाहर के लोगों ने